स्वागत है आप सभी का। प्रिय छात्रों, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रघाती तरंगों के साथ में ध्वनि बूम को पढ़ चुके थे। आज ध्वनि बूम से आगे स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं किन पॉइंटों को आज स्टडी करना है। आज के वीडियो का प्रारंभ है ध्वनि परावर्तन से। तो ध्वनि का परावर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आता है। क्योंकि यहाँ पर हम ध्वनि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्वनि चलेगी, और ध्वनि में जैसा है ध्वनि का दीवार से टकराकर वापस लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। इसमें अगला पॉइंट आप देखेंगे कि प्रकाश की तरह ध्वनि परावर्तन के नियमों का पालन करती है, परंतु ध्वनि के परावर्तन के लिए चिकनी तथा चमकीली सतह की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ध्वनि का परावर्तन दीवारों, पहाड़ों या पृथ्वी तल आदि से हो सकता है। ओके, नियम क्या क्या हैं उस नियम को देख लीजिए। जैसे ध्वनि के परावर्तन के नियम में पहला है कि आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग और आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं इंसिडेंट एंगल, इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये था इनके कोणों के लिए। आगे बात करते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि और परावर्तन ध्वनि में थोड़ा सा अंतर है, इसको इको बोलते हैं, प्रतिध्वनि को बोलते हैं इको। जैसे आप किसी पहाड़ी स्थान पर या किसी कुएं में गए हों तो वहाँ पर आपको जो है रेजोनेंस परावर्तित होकर सुनाई देता है, वो आपकी प्रतिध्वनि कहलाती है। तो किसी स्थान पर उत्पन्न की गई ध्वनि का जब किसी दूर तल से परावर्तित होकर आपको सुनाई देती है तब इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें उसके लिए आवश्यक हैं। तो उसके लिए आवश्यक शर्तें जो आपके सामने है, पहला शर्त जो है, पहली कंडीशन है कि स्रोत का मतलब जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, और परावर्तक तल जिससे परावर्तित होकर ध्वनि आ रही है के बीच की दूरी पर्याप्त दूरी से अधिक होनी चाहिए। एक मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो डिस्टेंस क्या है। सेकेंड पॉइंट, प्रतिध्वनि कान में मूल ध्वनि के पहुंचने के 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है, के बाद ही कान में पहुंचनी चाहिए। न्यूनतम दूरी का जो मान ऊपर बताया था वो मान कितना होना चाहिए, लगभग 16.6 मीटर से अधिक होना चाहिए, वह न्यूनतम दूरी है। इससे कम दूरी पर अगर आप जाते हैं तो इको यानी प्रतिध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी, और इससे अगर अधिक है तो आपको वहाँ पर उसकी संभावना हो सकती है। अगला देखते हैं श्रव्यता का परास परिसर, ठीक है। श्रव्यता का परास भी आप इसको बोल सकते हैं, श्रव्यता का परिसर भी बोलते हैं, रेंज बोल सकते हैं। विजुअल हम लोग किस रेंज से किस रेंज तक का सुनने के लिए बने हुए हैं। तो मनुष्य द्वारा में श्रव्यता का जो परिसर है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से अगर कम की है ध्वनि तो वो अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं आपकी, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की हैं तो उनको पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। और आप ना तो अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं और ना ही आप पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। हम केवल अपनी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज वाली फ्रीक्वेंसियों को यानी ध्वनियों को सुन सकते हैं। आवृत्तियों के परास के आधार पर तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो 3 भाग वही हैं जो अभी मैंने आपको बताए। आइए देखते हैं। तो उन 3 भाग में पहला भाग जो है वो आपकी अपश्रव्य तरंगें, वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम होती है। हर्ट्ज शब्द जो यहाँ बार बार हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये आवृत्ति का मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। 1 सेकंड में की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और उसका मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। तो ये तरंगें कहाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे भूकंप में उत्पन्न तरंगें आपको सुनाई नहीं देती हैं। कुछ जानवर हैं जैसे दरियाई घोड़े हैं आदि, इन तरंगों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। दूसरा आता है सेकंड वाली श्रव्य तरंगें। तो श्रव्य तरंगों की अभी फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोगों ने देखी थी कि इनकी रेंज, इन तरंगों की आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के इक्वल होती है, इसके बीच में ये पाई जाती हैं। इन तरंगों को मनुष्यों, जानवरों, विभिन्न वाद्यंत्रों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ओके, थर्ड पर आते हैं पराश्रव्य तरंगें। इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 से ऊपर की होगी और इन तरंगों को गार्टन की सीटी, चमगादड़, कुत्ते, बिल्लियां आदि उत्पन्न करते हैं।
और ये जानवरों और जीव जंतु भी इन तरंगों को सुन लेते हैं। ठीक है ना, ये तरंगें हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जीव जानवर हैं वो इन तरंगों को इजीली लिसन कर लेते हैं, सुन लेते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है सोनार का। सोनार एक इंग्लिश वर्ड है, इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है आपकी SONAR से। तो SONAR की फुल फॉर्म आपको देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे कंपटीशन में पूछी जाती है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो रेंजिंग है तो यहाँ पर ध्वनि का संचालन एवं उसका परासन, ध्वनि संचालन और ख़ास तौर से किसमें, सोनार तरंगें जो समंदर में उत्पन्न की जाती हैं, सी में उत्पन्न की जाती हैं। तो यहाँ पर ध्वनि नौ संचालन एवं परासन। सोनार क्या है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है जिससे समुद्र की गहराई ज्ञात करने या समुद्र के अंदर कुछ जैसे मछली के स्रोत हैं या नष्ट हुए जहाज हुए हैं या दुश्मनों की पनडुब्बियाँ हैं, ठीक है, सबमरीन्स हैं, उन सब का पता लगाने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। देखिए इसमें डायग्राम बनाया है, चित्र बनाया है। तो यहाँ पर जैसे आपका शिप है, जहाज है, वो पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम ट्रांसमीटर से रेस भेजेंगे नीचे, आपते से स्पंद होगा और नीचे जो भी वस्तु उससे टकराकर वो रिसीवर जो होगा उस पर पहुँचेंगी, रिसीव की जाएंगी। तो यहाँ पर इससे हम उसकी गहराई का पता कर सकते हैं कि यहाँ से नीचे तक जाने में कितना टाइम लगा और कितना समय लगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी इक्वल्स टू, दूरी बराबर किसके लेते हैं, चाल इंटू समय। ओके, चाल इंटू समय के द्वारा हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि कितनी गहराई पर कोई भी वस्तु आपके नीचे अवेलेबल है, पानी के अंदर उपस्थित है। तो यहाँ से हम उस चीज़ का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोनार तरंगों के द्वारा आपने यहाँ पर समझा। आइए अगले पॉइंट पर देखते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको यही जानना होगा कि सोनार जो उपकरण हैं उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्रेषित भाग बोलते हैं। इस भाग में पराश्रव्य तरंगें उत्सर्जित की जाती हैं। ठीक है, एपरेटस के द्वारा उत्पन्न की जाएंगी। आवेगराही क्या करेगा, इस भाग से परावर्तित अपसर तरंगों का अभिज्ञान लिया जाएगा, यानी उनको रिसीव करेगा। अगला 14 पॉइंट है आपका मानव कण की संरचना। तो इस वाले पार्ट में आपको मानव कण की संरचना, जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है। आइए देखते हैं, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, खास तौर से मेन पॉइंट कि मानव कण की संरचना आप लोग हेडिंग लिखेंगे, 14 नंबर की हेडिंग है। यह एक अति संवेदनशील युक्ति है, युक्ति मतलब डिवाइस है, या आपके कान में लगा हुआ है तो ये एक नेचुरल डिवाइस है आपकी। ठीक है, प्रकृति ने आपके ये गॉड गिफ्ट किया है, जो मनुष्य को सुनाई देने में सहायता प्रदान करती है। इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं, बाह्य कण, मध्य कण और अंतः कण। ठीक है, तो 3 भागों में कान को आपको डिवाइड करना है, कण को डिवाइड करना है, एक्सटर्नल पार्ट, मिडिल पार्ट और इंटरनल। तो यहाँ पर बाह्य कण हुआ आपका, मध्य कण हुआ और अंतः कण हुआ। इसमें डायग्राम की पिक लेके आप इसकी फ़ोटो खींच के आप बनाइएगा। देखिए कहा जाता है कि कान की सुरक्षा के लिए आपको ना तो कान के अंदर किसी भी प्रकार की तीली, देसलाई या फिर किसी भी तरह से आप पानी या गंदगी से आपको उसको बचाव करना है। बहुत से स्टूडेंट देखें कि कान में बेमतलब सींग वगैरह डालते हैं, तो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है आपके कान की। ठीक है, तो आप उसको सुरक्षा करनी है और एक बार ख़राब होने पे फिर उसको बनना बहुत मुश्किल है भाई। तो आप लोग उसकी अच्छे से सुरक्षा कीजिए करिए और साफ़ सफाई रखा करिए। डॉक्टर पे जाके जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं को जाके आप दिखलाएं अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि बाहरी कान कण पल्लव कहलाता है। कण पल्लव, बाहरी कान जो है अब आपका कण पल्लव कहलाएगा। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। उसकी डिज़ाइन इस तरह की, आपके कान के अगर डिज़ाइन देखें तो इस तरह की है कि वो बाहर से जितनी वेव्स आएंगी उनको कान के अंदर जो छेद है, ठीक है, उसके अंदर सबको भेजेगा, तो श्रवण नलिका में से गुजरने देता है। तो यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटल या कर्णपट्टी झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जब मध्यम के संपीड़न कर्णपट्ट तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और एक कर्णपट्टल की अंदर की ओर प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है। इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्णपट्टन बाहर की ओर गति करता है और इस प्रकार कर्णपट्टल आपका क्या करने लगता है, जो कान का पर्दा, सिंपल भाषा में उसके अंदर कर्णपट्टल जो है आपका क्या है, कान का पर्दा जो है वो कंपन करने लगता है। मध्य कण में विद्यमान 3 हड्डियां हैं आपकी। ठीक है, जैसे चित्र में अगर देखें कौन कौन सी हड्डी है आपकी, ये हड्डियां हैं सामने आपके, 3 हड्डियां हैं जो आपको सुनने में सहायता प्रदान करती हैं।
ठीक है, तो ये रहा आपका कान के लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट, थोड़ी सी संरचना। आप सभी से कोशिश कीजिएगा याद करने की और डायग्राम बनाने की। इनके काम और देख लीजिए। तो इनका उद्रक, निहाई तथा वलयक सिस्टम इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। मध्य कण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कण तक संचित करता है। आंतरिक कण में कणवत द्वारा दाब परिवर्तनों के विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर जाता है और वो आपके श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को, जो आपका माइंड है, उसको सिग्नल भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इन ध्वनि के रूप में आपकी व्याख्या करता है या आप उसको पहचान कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसके बारे में लिखना होगा। आइए लास्ट वाले पॉइंट और देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें और यहाँ पर शामिल की गई हैं। जो 15 पॉइंट है उसमें तरंग की चाल और आवृत्ति n और तरंग दैर्घ्य लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा संबंध है, आपको इसमें बताना है कि v बराबर n इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे जो तरंग चल रही है उसकी चाल है v, जो आवृत्ति है वो है n और जो तरंग दैर्घ्य है वो है आपकी लैम्डा। इस n को आप 1/t भी लिख सकते हैं। t क्या है? t आवर्तकाल होता है। एक दोलन या एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले में अगर आप चाहें तो n की जगह पर अगर 1/t लगाएं तो ये फॉर्मूला आपका बदल जाएगा और ये हो जाएगा v बराबर लैम्डा अपॉन t। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फॉर्मूला नंबर 2 में। समझ में आया सभी को? 1 2 3 मान आप लिख लेंगे। इसके बाद में थोड़ी सी परिभाषा और लिख दिया है आवृत्ति और आवर्तकाल। आवृत्ति की परिभाषा जो है, तो यहाँ पर आवृत्ति की परिभाषा, तो तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हर्ट्स है। इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। हर्ट्स आपका कैसे लिखा जाएगा? हर्ट्स इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, टा बनाना है, बाद में नहीं, ये गलत है। तो हर्ट्स होता है। आवर्तकाल पे आते हैं। एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। उसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये आपका यहाँ पर ये फिजिक्स का सिलेबस आपका कंप्लीट होता है और अब केवल आपके केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आपके बचते हैं, वो बहुत ही जल्दी हम पूरा कराएंगे। इसी उद्देश्य के साथ में आप सभी पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।